हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू नीट जे मास्टर क्लास चैनल। अब आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मेरे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम क्या है, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। ओके, तो इसमें हम तीन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। पहले मैं आप लोगों को अपने तरीके से पढ़ा देती हूँ, जैसे मैं हर बार आप लोगों को फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझाती हूँ। देन मैं आप लोगों के एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगी, तो आपके सारे डाउट जो है यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। फिर भी रहेंगे तो आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी आपका मन करे वहां से अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके, तो मेरे बच्चों सबसे पहले हम पढ़ते हैं रास मैकेनिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मुझे जो है ऐसा लगता है कि बच्चों को ये चीजें समझ में ही नहीं आती है ना, तो आप लोगों को ध्यान से सुनना है, जो भी लिखा हो समझ लेना है। ओके सबसे पहले बात करेंगे कि रास मैकेनिज्म जो इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो आर स्टैंड फॉर रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। मतलब कि ये जो नाम आपने सुने, इनका अब क्या क्या यूज होगा, कैसे काम करते हैं, वही सब आज हम पढ़ेंगे। तो मेरे बच्चों, आप लोग बोलेंगे कि रास मैकेनिज्म जो है स्टिमुलस कहाँ से मिलता है इसको, या ट्रिगर कैसे होता है। तो आप लोग बोलेंगे कि जब आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाते हैं, ठीक है, या आप लोग बोले कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो कम हो गई, तो क्या होगा मेरे बच्चों, किडनी के जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, जो जेजी सेल्स होते हैं, वो एक तरीके का एंजाइम रिलीज करते हैं। ये क्या रिलीज करती हैं? जेजी सेल्स एंजाइम रिलीज करती हैं, और उस एंजाइम का नाम क्या है मेरे बच्चों? सॉरी, उसका नाम है रेनिन। ठीक है, तो आपको यहां तक समझ में आया? ब्लड प्रेशर कम हुआ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हुई, जेजी सेल एक्टिवेट होंगी, वो रिलीज करेंगी रेनिन। रेनिन एक तरीके का एंजाइम है मेरे बच्चों। अब रेनिन जो है, ये एंजाइम है, ये क्या करेगा? एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन। अब देखो, ये एंजियोटेंसिनोजन क्या है, ये कहाँ बनता है? ये बनता है लीवर में। अब रेनिन ने क्या काम किया मेरे बच्चों? एंजियोटेंसिनोजन को किसमें कन्वर्ट कर दिया? एंजियोटेंसिन में। तो आप लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे एंजियोटेंसिनोजन जो है कन्वर्ट हुआ है एंजियोटेंसिन 1 में, किसकी मदद से? रेनिन की मदद से। और इस रेनिन को किसने रिलीज किया है? जेजी सेल्स ने रिलीज किया है। ओके, अब आगे चलते हैं। अब मेरे बच्चे, आपका जो एंजियोटेंसिन 1 होता है बेटा, ये कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में, और किसकी मदद से होता है? एस एंजाइम की मदद से। ए स्टैंड फॉर क्या होता है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। यहाँ पे लिख लीजिए, आप लोग कभी भूल जाओ, आप लिखेंगे यहाँ पे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, ये होता है एज, और ये कहाँ पे मिलता है बेटा? ये पाया जाता है लंग्स के पास में। ओके, तो एंजियोटेंसिन 1 ने क्या किया? एज की मदद से कन्वर्ट हो गया वो एंजियोटेंसिन 2 में। अब आपको यहाँ पे मेन फंक्शन याद रखना है एंजियोटेंसिन 2 का। एंजियोटेंसिन 2 जो होता है मेरे बच्चों, मोस्ट पावरफुल कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। मतलब कि ये क्या करेगा मेरे बच्चे? ये आपकी ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है मेरे बच्चों उसको इंक्रीज कर देगा। एक तो फंक्शन इसका ये हो गया। दूसरा फंक्शन क्या है? एंजियोटेंसिन 2 ने मेरे बच्चों कहाँ पे वो करा, मतलब कि स्टिमुलेट दिया किसको? एड्रेनल ग्लैंड को। एड्रेनल कोर्टेक्स जो होती है वो रिलीज करती है क्या? एल्डोस्टिरोन। अब एल्डोस्टिरोन ने क्या काम किया मेरे बच्चे? इसने डीसीटी और आपकी कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर काम किया, और यहाँ से सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ मेरा बच्चा? ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ गया, और आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। ओके, तो आप लोग फाइनल इफेक्ट में क्या बोलेंगे? कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, और जीएफआर जो है मेरे बच्चों मेंटेन हो जाएगी। इन शॉर्ट दोबारा बात करते हैं, रास मैकेनिज्म क्या हुआ? जैसे ही ब्लड प्रेशर या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होती है, हमारी किडनी की जेजी सेल्स एक्टिवेट होती हैं, वो रिलीज करती हैं रेनिन, जो एक तरीके का एंजाइम होता है। रेनिन की मदद से एंजियोटेंसिनोजन जो लीवर में पाया जाता है कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिन 1 एस की मदद से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। एंजियोटेंसिन 2 एक बहुत ही पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। ये आपकी ब्लड जो वेसल्स होती हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करके मेरे बच्चों ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देगा, और ये स्टिमुलेट देगा एड्रेनल कोर्टेक्स को क्या रिलीज करवाने के लिए? एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाएगा। और एल्डोस्टेरोन हमें पता है, हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं, एल्डोस्टेरोन एडीएच और आपकी सॉरी, आपका एल्डोस्टेरोन जो होता है डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर काम करेगा, और वहां से सोडियम और वाटर की रेब्जॉर्प्शन करा देगा, जिसकी वजह से मेरे बच्चों आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, और आपकी जीएफआर भी मेंटेन हो जाएगी। तो ये था मेरे बच्चों रास मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, अब एक और आता है आपका एडीएच। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसको आप लोग कैसे याद करेंगे? देखो, एडीएच जो होता है इसको आपने नाम दिया एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या आपने बोला इसको वैसोप्रेसिन, किसी भी नाम से आप इसको याद रख लेना। ओके,
अब देखो बेटा ये कैसे रिलीज हुआ है। ठीक है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, जब बॉडी में वाटर कम होता है, जैसे ही अपनी बॉडी जो है वाटर कम फील करती है, कम फील किस वजह से करती है, या तो भाई बॉडी में मान लो डिहाइड्रेशन हो गया हो, है ना, तभी तो कम पानी होता है शरीर में। या फिर आप लोग सोचें कि भाई एक्सेसिव स्वेटिंग हो गई हो, किसी किसी को बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है उसकी वजह से, या फिर किसी ने पानी ही कम इंटेक कर रखा है, पानी ही कम पिया है, तो उस कंडीशन में मेरे बच्चों क्या होता है, आपकी बॉडी में वाटर कम फील होता है। जब बॉडी में वाटर डिक्रीज होता है तब क्या होगा, ओस्मो रिसेप्टर्स जो है मेरे बच्चों वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाते हैं। अब ओस्मो रिसेप्टर जो हैं ये एक्टिवेट होंगे तो ये हाइपोथैलेमस को बोलेंगे कि भाई हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस को सिग्नल देंगे, और हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा किसको, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, जिसको आप न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोल देते हैं। ठीक है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज होता है मेरे बच्चों, एडीएच रिलीज होता है। ओके, अब एडीएच जो है वो डायरेक्टली एक्ट करेगा किस पे, कलेक्टिंग डक्ट पे आपकी, और आपकी जो डीसीटी है डिस्टल कोरोनरी ट्यूब्यूल पे काम करेगा। और यहाँ से क्या होगा मेरे बच्चा, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के यहाँ से क्या हो जाएगा, सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, जब इनका रीएब्जॉर्प्शन होगा तो आपकी यूरिन जो है कंसंट्रेटेड बनेगी, यूरिन के कंसंट्रेटेड बनने से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और बीपी भी जो है नॉर्मल हो जाएगा मेरे बच्चों। ओके, तो आप लोग बोल सकते हैं इसको कि भाई ये कैसे हुआ, जब बॉडी में वाटर कम हो जाता है तो आपके ऑस्मोरिसेप्टर्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो उस चीज को सेंस कर लेते हैं कि भाई बॉडी में पानी की कमी है, वो हाइपोथैलेमस को सिग्नल देते हैं, हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को जो है उसको सिग्नल देगा कि एडीएच आपको रिलीज करवाना है। एडीएच जैसे ही रिलीज होगा, एडीएच डायरेक्टली एक्ट करने लगेगा किस पे, कलेक्टिंग डक्ट पे और आपकी जो होती है डीसीटी पे। ओके, अब वहां से जो एडीएच है वो क्या करेगा, वाटर की परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी ब्लड के अंदर। फिर इसकी वजह से क्या होगा, आपका यूरिन का जो वॉल्यूम है वो मतलब कि कंसंट्रेटेड बनेगा, और इससे क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी और ब्लड प्रेशर भी मेरे बच्चों नॉर्मल हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ओस्मो रिसेप्टर्स जो होते हैं एडीएच रिलीज को इनिबिट भी कर देते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में वाटर रीअब्जॉर्प्शन कम होती है, यूरिन डाइल्यूट और ज्यादा क्वांटिटी में निकलता है। ओके, तो ये मेरे बच्चों ओस्मो रिसेप्टर्स का बात हो गई। अब आप लोगों से एक और मैकेनिज्म के बारे में पूछा जाता है कि भाई एएनएफ जो होता है, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर, ये भी काम करता है, तो आप लोग बोलेंगे कि जो एएनएफ होता है वो एकदम अपोजिट होता है रास मैकेनिज्म के। ठीक है, इसमें क्या होता है एएनएफ में, ये स्टिमुलस कब रिलीज होता है, देखो अगर आपकी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, ठीक है, जीएफआर इंक्रीज हो गई, या ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, मतलब कि ओवर हाइड्रेशन बोल दो, हाई सोल्ट इंटेक बोल दो, उस कंडीशन में मेरे बच्चों जो है स्टिमुलस मिल जाता है। फिर क्या होगा, एट्रिया वाल जो है हार्ट की वो क्या होती हैं, स्ट्रेच हो जाती हैं। जैसे ही वो स्ट्रेच होंगी मेरे बच्चों, इनकी एट्रियल वाल जब स्ट्रेच होती हैं तब क्या निकलता है वहां से, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर एएनएफ रिलीज होता है। ठीक है, अब एएनएफ जो होता है मेरे बच्चों वो क्या करेगा, आपके रास मैकेनिज्म, आपके एडीएच, इन दोनों को क्या करवा देगा, स्टॉप करवा देगा। ठीक है, एएनएफ ये क्या करवा देगा, स्टॉप करवा देगा, और क्या करवाएगा, ब्लड वेसल्स को डाइल्यूट करवा देगा। तो डाइल्यूट हुआ मतलब कि यहाँ पे वैसो डायलेशन हो गया है, और जब ब्लड वेसल्स डायलेट हुई हैं, वैसो डायलेशन हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका सोडियम और जो वाटर एक्सक्रीशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, यूरिन की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, तो उसी वजह से क्या होगा, आपका बीपी और जो ब्लड वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे बच्चों होता है आपके तीनों मैकेनिज्म जो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में मदद करते हैं। ठीक है, तो एक बार हम लोग जो है एनसीईआरटी की लाइनें जो लिखी हैं उनको भी पढ़ लेते हैं कि भाई जो हमने पढ़ा है वो सही पढ़ा है क्या। देखो, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन क्या लिखा हुआ है, द फंक्शन ऑफ द किडनी इज एफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग इन द हाइपोथैलेमस, आपके जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस एंड टू अ सर्टेन कंटेक्स्ट द हार्ट, मतलब इन चीजों जो आपकी जो किडनी होती हैं वो फंक्शन करती हैं, मॉनिटर होती हैं, रेगुलेट होती हैं, और आपका हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है किसमें, हाइपोथैलेमस, जेजीए और आपके हार्ट के पास में। ठीक है, ओस्मो रिसेप्टर्स इन द बॉडी, अब यहाँ पे बात हो रही है मेरे बच्चों ओस्मो रिसेप्टर्स की, कि भाई आपकी बॉडी के अंदर जो ओस्मो रिसेप्टर प्रेजेंट है वो कब एक्टिवेट होते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं मेरे बच्चों बाय चेंज इन ब्लड वॉल्यूम, अगर ब्लड की वॉल्यूम चेंज हो गई,
बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम चेंज हो गई और आयनिक कंसंट्रेशन मेरे बच्चों चेंज हो गई, तब आपके ओस्मो रिसेप्टर्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। एंड एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट दीज रिसेप्टर। अब यहाँ पे बात की गई है कि अगर ये तीनों चीजें ही कम है, बॉडी के अंदर डिक्रीज अमाउंट में है, तो ओस्मो रिसेप्टर्स आपके एक्टिवेट होंगे और रिसेप्टर्स विच स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस को सिग्नल देंगे कि भाई आपको क्या रिलीज करना है, एडीएच रिलीज करना है, जिसका दूसरा नाम वैसोप्रेसिन है, फ्रॉम द न्यूरो हाइपोफाइसिस, मतलब कि आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, अब वहां से क्या होगा, एडीएस फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन। तो जैसे ही एडीएस रिलीज होगा, एडीएस किस किस के ऊपर काम करेगा मेरे बच्चों, आपकी कलेक्टिंग डक्ट और आपकी डीसीटी के ऊपर काम करेगा। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा बेटा जी, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल्स, मतलब कि आपके लेटर पार्ट कौन से आ गए, डीसीटी एंड आपका ट्यूब, आपकी डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, देयर बाय प्रिवेंटिंग डायूरेसिस, मतलब कि जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा था उसको वो क्या कर देगा, प्रिवेंट कर देगा। ये तो हो गया आपका एडीएच। यहाँ से यहाँ तक कौन सा मैकेनिज्म बताया गया है, एडीएच के बारे में बताया गया है, जिसको आप लोग वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं, एन इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम। अगर आपकी बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाता है तो आपके ओस्मो रिसेप्टर्स जो हैं वो स्विच ऑफ हो जाएंगे, एडीएस को बोलेंगे कि अब, मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल मिलेगा कि अब आपको एडीएच ज्यादा रिलीज नहीं करना, रिलीज टू कंप्लीट द फीडबैक, और जब ज्यादा वो रिलीज नहीं होगा तो सारे के आगे की प्रोसेस जो है वो भी रुक जाएंगी। एडीएच कैन ऑल्सो इफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इस कंस्ट्रिक्टरी इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स। ये कैसा होता है, कंस्ट्रिक्टरी होता है, मतलब कि ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है। दिस काज एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से बीपी जो है वो बढ़ जाएगा। एंड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज द जीएफआर या ब्लड फ्लो। ठीक है, ये सारा हो जाएगा आपका। ये तो हो गया आपका एडीएस के बारे में बताया गया था। अब दूसरा आता है आपका, द जेजीए प्लेज ए कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल। अब यहाँ से शुरू होता है मेरे बच्चों आपका रास मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे जिक्र हुआ है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुल अपैरेटस का, जो प्ले करता है कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल। कैसे, ए फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड, लिखा है ए फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, मतलब कि जीएफआर अगर कम फ्लो है, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर भी कम है, जीएफआर कैन एक्टिवेट द जेजी सेल्स, जेजी सेल्स को एक्टिवेट करेंगी, और उससे क्या होगा, रिलीज होगा क्या मेरे बच्चों, रेनिन। और रेनिन जो है वो कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन इन ब्लड टू एंजियोटेंसिन 1 एंड फर्दर टू एंजियोटेंसिन 2। ये मैं आप लोगों को डिटेल में समझा चुकी हूँ। अब एंजियोटेंसिन 2 जो होता है, बीइंग ए पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, वो इंक्रीज करवा देता है ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को और देयर बाय द जीएफआर को। एंजियोटेंसिन और 2 ऑल्सो एक्टिवेट द एड्रेनल कोर्टेक्स पे भी काम करेगा, किसके लिए, रिलीज करवाएगा एल्डोस्टेरोन का। और एल्डोस्टेरोन जो होता है वो रिएब्जॉर्प्शन करवाता है आपके सोडियम का, वाटर का, from the distal part of the tubules. This also lead to an increase in blood pressure and GFR. This complex mechanism is generally known as the renin-angiotensin mechanism, मतलब कि हम उसको बोलते हैं क्या, रास मैकेनिज्म। यहाँ से यहाँ तक आपका रास मैकेनिज्म हो गया। ये पूरा पैराग्राफ जो हो गया वो रास मैकेनिज्म के बारे में ही बता रहा है। ठीक है, ऊपर वाला जो था वो बता रहा था आपका एडीएच के बारे में, एडीएच मैकेनिज्म कैसे करता है। अब थर्ड आता है आपका, एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द एट्रिया ऑफ द हार्ट कैन कॉज द रिलीज ऑफ एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर एएनएफ। एएनएफ जो है कोज करता है वैसो डायलेशन, मतलब कि ब्लड वेसल्स का डायलेशन होगा, एंड देयर बाय डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। ठीक है, और एएनएफ मैकेनिज्म देयरफॉर एक्ट एज ए चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, मतलब कि एएनएफ जो होता है आपका, वो आपका मेरे बच्चों रास मैकेनिज्म, ठीक है, और एडीएच मैकेनिज्म को क्या करवाता है, स्टॉप करवाता है जनरली। ये बात लास्ट वाली लिखी गई है। तो आप लोगों को ये वाला वीडियो लेक्चर आई थिंक समझ में आया होगा। मैंने बेटा पूरी कोशिश करी है इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की। होप सो आप लोगों को बढ़िया तरीके से आया होगा समझ में। फिर भी अगर कोई दिक्कत रह जाती है मेरे बेटा, तो आप लोग एनी टाइम जो है अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से पूछ के, टेलीग्राम पे, कहीं से भी, जो भी आप सोशल साइट यूज करते हैं वहां पे अपने डाउट्स हमारे चैनल पे जाके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच मेरा बच्चा। अगले वीडियो लेक्चर में जो है आप लोगों को मिलेगा, जो अगला वीडियो लेक्चर होगा आई थिंक मिक्चुरेशन वाला टॉपिक है। वो सारी चीजें 1-2 दिन में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे। बाय बाय।